नमस्कार, मैं नितिन कुमार जांगिड, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल, जीपीसी हनुमानगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पे आज हम ऑटो ट्रांसफार्मर की सीरीज़ में सम अप करेंगे, जिसमें हम देखेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर के एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड देन फिर हम एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। अगर आपने ऑटो ट्रांसफार्मर से संबंधित लेक्चर अगर नहीं देखे तो आपसे निवेदन करूंगा पहले वो देखें, फिर आप इस लेक्चर को अच्छे से समझ पाएंगे। तो फिर चलिए चलते हैं। जैसा कि मैंने अभी तक बताया आपको, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से ऑटो ट्रांसफार्मर हमें बनाते हैं तो हमारा क्या होता है, जैसे दो वाइंडिंग की जगह एक वाइंडिंग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जब एक वाइंडिंग इस्तेमाल करते हो उसमें क्या हमारा जो कंडक्टर मटेरियल में क्या होता है, सेविंग होती है, बचत होती है। तो उस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ऑटो ट्रांसफार्मर है वो क्या करता है, लेस कंडक्टर, जो कंडक्टर की रिक्वायरमेंट है वो कम होती है किसमें, ऑटो ट्रांसफार्मर किसके कंपैरिजन में, टू वाइंडिंग में। अगर दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में ये मान लो कि जैसे दो वाइंडिंग होती है, ठीक है, दो वाइंडिंग की जगह यहाँ पे एक वाइंडिंग से काम हो रहा है ऑटो ट्रांसफार्मर, तो कंडक्टर की जो रिक्वायरमेंट है वो है कम। तो ये पहला एडवांटेज ये है हमारा। अब सेकंड देखने से पहले आप ये चीज़ समझिए कि एक विंडो स्पेस फैक्टर होता है ट्रांसफार्मर में, ठीक है। वो होता है एरिया ऑक्यूपाइड बाय वाइंडिंग और का रेशियो विद विंडो एरिया। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा कोर है, ठीक है। कोर के तुम्हें आपको पता है कि जैसे अंदर की साइड जो वाइंडिंग होती है वो होती है एलवी वाइंडिंग, और बाहर की साइड एचवी वाइंडिंग होती है। एलवी के ऊपर एचवी, ठीक है, और ये एलवी के ऊपर इधर एचवी, ठीक है। जैसे कि प्रैक्टिकल में भी ऐसे जब ट्रांसफॉर्म बनाते हैं उसमें ऐसे ही करते हैं कि हमारी पहले कोर बनती है, फिर अलग से वाइंडिंग बनती है, फिर जो टोटल वाइंडिंग है वो कोर के अंदर इस्टेब्लिश की जाती है, ठीक है। तो जैसे ही कोर बनी तो उसमें क्या, पहले एलवी वाइंडिंग, फिर उसके बाद, तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर मान लो कंडक्टर के मटेरियल की रिक्वायरमेंट कम है, जैसे कंडक्टर कम हुआ तो कंडक्टर कम होने से जो ये एरिया है ये कम हो गया। जैसे मान लो यहाँ था, अब इसमें एरिया कम हो गया। दूसरा क्या हुआ कि अगर कंडक्टर की रिक्वायरमेंट कम हुई, नंबर ऑफ टर्न्स कम हो गए, इंसुलेशन रिक्वायरमेंट कम हो गई, तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कंडक्टर की रिक्वायरमेंट कम हुई ना, ठीक है, तो कम होने से क्या होता है हमारा, एक तो एरिया कम हो गया, जो वाइंडिंग एरिया घेरेगी वो कम हो गया, और दूसरा क्या होता है, इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट कम होती है, ठीक है। तो अब देखिए क्या विंडो स्पेस फैक्टर होता है हमारा एरिया ऑक्यूपाइड बाय वाइंडिंग। जैसे ये एरिया जितना घेरा हुआ है इस वाइंडिंग द्वारा, ये है हमारा एरिया ऑक्यूपाइड बाय द वाइंडिंग, और बट्टे विंडो एरिया, जो टोटल एरिया है विंडो का वो एरिया, ठीक है। और ये विंडो स्पेस फैक्टर का मान कांस्टेंट होता है, जब हम कांस्टेंट इसकते हैं तो क्या होता है कि अगर मान लो एरिया ऑक्यूपाइड बाय वाइंडिंग कम हो गया ऑटो ट्रांसफार्मर के केस में, तो क्या कह सकते हैं कि विंडो एरिया भी कम हो गया। और अगर हमें पता है कि विंडो एरिया कम होगा तो हम ये कहेंगे कि कोर जो है उसकी साइज कम हो गई, उसकी डायमेंशंस कम हो गई, ठीक है। और अगर कोर की साइज डायमेंशंस कम हो गई तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर की साइज है वो क्या हो गई, छोटी, मतलब ट्रांसफार्मर्स की साइज छोटी होगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर दो ट्रांसफार्मर है, टू वाइंडिंग और ऑटो ट्रांसफार्मर दोनों सेम ही रेटिंग की है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर उसकी साइज टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के कंपेरिजन में कम हो गई, ठीक है। अब देखते हैं स्टेटमेंट। एज द कंडक्टर मटेरियल रेड्यूसेस, कंडक्टर मटेरियल रिड्यूस हुआ तो उससे क्या, रिक्वायर्ड विंडो एरिया हमारा क्या हुआ, वो भी डिक्रीज हुआ। विंडो एरिया डिक्रीज हुआ, देखो कंडक्टर यहाँ पे अगर कम हुआ तो ये जगह भी इसने कम घेरी, इसलिए विंडो एरिया भी कम हुआ। तो हम कहते हैं अगर विंडो एरिया कम हुआ तो क्या हुआ, कोर उसका वॉल्यूम रिड्यूस हुआ, या उसका एरिया या उसकी डायमेंशंस कम हुई, ठीक है। और अगर उसके कोर का वॉल्यूम रिड्यूस हुआ तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कोर में जो मटेरियल को यूज कर रहे थे हम, ठीक है, दो तरह के मटेरियल हम यूज करते हैं, एक तो स्टील होता है और एक सीआरजीओ स्टील, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड होता है। कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड में क्या होता है, स्टील की शीट्स होती है, ठीक है, उसके ऊपर हम रोलर चलाते हैं। वो रोलर चलाने के दो मेथड्स होते हैं, एक तो कोल्ड रोल होता है और एक हॉट रोलिंग होती है, ठीक है। हॉट रोलिंग में अगर मान लो कि सीट को गर्म करके फिर रोलिंग चला रहे हो, और कोल्ड रोलिंग में उस सीट को ठंडा है फिर भी उस पर रोलर चला रहे हैं, उससे हम क्या होता है कि उस स्टील की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो सीआरजीओ स्टील्स होती है उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा होती है, जिसकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हम ये कह सकते हैं कि 1.2 to 1.6 होती है, ठीक है। और स्टील की जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है वो होती है 1.2 अप टू 1.2 तक, ठीक है। तो क्या होता है कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे कोर मटेरियल, दो तरह के स्टील और सीआरजीओ स्टील इस्तेमाल करते हैं हम कोर में। तो अगर कोर मटेरियल में बचत हुई तो हम ये भी कह सकते हैं ट्रांसफार्मर की साइज कम हो गई, ठीक है। तो सेम ही रेटिंग के अगर दो ट्रांसफार्मर, टू वाइंडिंग और ऑटो ट्रांसफार्मर, तो साइज किसकी कम होगी, ऑटो ट्रांसफार्मर की, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, कंडक्टर में बचत हुई, कोर मटेरियल में बचत हुई, तो दोनों मटेरियल में बचत होने से क्या होगा, हमारा कॉस्ट कम हो जाएगी ट्रांसफार्मर की।
तो क्या हो गया, ऑटो ट्रांसफार्मर की जो कॉस्ट होती है ना वो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से कम होती है अगर सेम ही रेटिंग की बात करें ना। एक ही रेटिंग के दो ट्रांसफार्मर ऑटो और टू वाइंडिंग, तो सबसे कॉस्ट किसकी कम होगी, ऑटो ट्रांसफार्मर की। क्यों? क्योंकि उसमें कंडक्टर और कोर मटेरियल दोनों ही कम यूज लिए जा रहे हैं। एक देखिए, कोर मटेरियल में अगर रिडक्शन हुआ तो कोर मटेरियल, कोर की वजह से कौन से लॉसेज होते हैं, कोर लॉसेज होते हैं। कोर के वॉल्यूम से कौन से लॉसेज डिपेंड करते हैं, कोर लॉसेज डिपेंड करते हैं कोर के वॉल्यूम पे। और कॉपर किस पे डिपेंड करता है, कॉपर लॉस किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कंडक्टर के पे, ठीक है। तो अगर कंडक्टर मटेरियल कम हुआ और अगर कोर मटेरियल कम हुआ तो कोर और कॉपर लॉस दोनों कम हो गए, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं लॉसेज रिड्यूस और एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई। तो क्या होता है कि जैसे हमने लीकेज फ्लक्स और म्यूचुअल फ्लक्स का कंसेप्ट पढ़ा है। म्यूचुअल फ्लक्स क्या होता है, प्राइमरी से सेकेंडरी में जो फ्लक्स ट्रांसफर होता है, जो पावर ट्रांसफर का कंसेप्ट होता है, जो पावर ट्रांसफॉर्मर में वो क्या करता है, पावर जो ट्रांसफर करता है, डिलीवर करता है, वो होता है म्यूचुअल फ्लक्स के द्वारा, ठीक है। और एक होता है लीकेज फ्लक्स जो सिर्फ वोल्टेज ड्रॉप का काम करता है। किसी भी ट्रांसफॉर्मर में लीकेज फ्लक्स का काम होता है सिर्फ वोल्टेज ड्रॉप के लिए, ठीक है, जैसे चौक होती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो लीकेज फ्लक्स क्या होता है कि एक जब अगर वो अपनी ही वाइंडिंग में फ्लक्स रोटेट होता है, वो एयर के थ्रू अगर वापस अपनी वाइंडिंग में आ जाए, मतलब प्राइमरी से प्राइमरी में जो फ्लक्स होगा उसे हम लीकेज फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या होता है कि हमने वोल्टेज रेगुलेशन देखा था, वोल्टेज रेगुलेशन में क्या था, वोल्टेज रेगुलेशन को कम करने के लिए हमने क्या बोलता है कि लीकेज रिएक्टेंस या पर यूनिट इंपीडेंस का मान अगर कम हो जाए तो वोल्टेज रेगुलेशन कम हो जाता है, ठीक है। और पर यूनिट इंपीडेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में। रेजिस्टेंस क्योंकि बहुत ही पहले से बहुत कम होता है वाइंडिंग का, तो हम उसको कम नहीं कर सकते, हम सिर्फ कम कर सकते हैं लीकेज रिएक्टेंस को। तो लीकेज रिएक्टेंस को कम करने के लिए हमने क्या बताया था कि जब वाइंडिंग दोनों जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है या एलवी और एचवी वाइंडिंग, उन दोनों को बीच में इंसुलेशन लगा, बहुत क्लोज प्रोक्सिमिटी में लगा दो, तो उससे क्या होता है, लीकेज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वो तो बात हुई थी टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऑटो ट्रांसफॉर्मर में सिर्फ एक ही वाइंडिंग होती है, तो लीकेज बहुत कम हो जाता है, लीकेज और फ्लक्स बहुत कम हो जाता है, क्योंकि एक ही वाइंडिंग है तो पूरा फ्लक्स ट्रांसफर हो रहा है एलवी से एचवी साइड या एक वाइंडिंग से प्राइमरी, और जिसे हम सीरीज और कॉमन बोलते हैं, पूरा पूरा फ्लक्स ट्रांसफर हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर उसमें लीकेज फ्लक्स है वो उसका मान बहुत कम है। जब लीकेज फ्लक्स का मान बहुत कम है तो हम ये कह सकते हैं लीकेज रिएक्टेंस कम है। लीकेज रिएक्टेंस कम होने से हम ये बोलते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप या पर यूनिट इम्पीडेंस कम है। और जब वोल्टेज ड्रॉप कम हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज रेगुलेशन हमें क्या मिला, बेटर मिला। वोल्टेज रेगुलेशन बहुत कम हो गया, ठीक है, बेटर मिला, हमारा इंप्रूवमेंट हुआ वोल्टेज रेगुलेशन के अंदर। तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं, सिंस ए पार्ट ऑफ वाइंडिंग इज कॉमन बिटवीन एचवी एंड एलवी साइड, ठीक है, द लीकेज इज रिड्यूसेस। अब लीकेज क्या है, लीकेज फ्लक्स और लीकेज रिएक्टेंस की बात करें यहाँ पे, क्योंकि लीकेज फ्लक्स कम हुआ तो लीकेज रिएक्टेंस कम हुआ। द लीकेज इज रिड्यूस, हैंस ऑटो ट्रांसफॉर्मर हैज बेटर वोल्टेज रेगुलेशन। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर क्या है, बेटर वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा हमें ऑटो ट्रांसफॉर्मर का, ठीक है। याद रखना है यहाँ पे जो लीकेज है ना वो लीकेज फ्लक्स और रिएक्टेंस दोनों की बात करें, ऐसे मत समझना लीकेज क्या चीज़ है। तो ये लीकेज फ्लक्स की बात करें, ठीक है। और लीकेज फ्लक्स से क्या कम हो जाएगा, हमारा लीकेज रिएक्टेंस कम हो जाएगा, ओके। और लीकेज रिएक्टेंस कम होने से हम ये बोल सकते हैं पर यूनिट इंपीडेंस कम हो गया, वोल्टेज ड्रॉप कम हो गया, और फाइनली हमें बेटर वोल्टेज रेगुलेशन मिला। तो ये हुए एडवांटेज हमारे ऑटो ट्रांसफॉर्मर के। देखिए डिसएडवांटेज में क्या है, हमें पता है कि जब ऑटो ट्रांसफॉर्मर का हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ना वो अगर हाई लेते हैं, ठीक है, तो हमारी कॉपर की सेविंग कम होगी, क्योंकि ऑटो हमारा कॉपर की सेविंग किस पे डिपेंड करती है, हमारी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की। जब ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हाई हो गया तो कॉपर की जो सेविंग है वो बहुत कम हुई, ठीक है। जब कॉपर की सेविंग हुई ही नहीं तो वो एडवांटेज नहीं दे रहा है इकोनॉमिकली, ठीक है। द इकोनॉमिक एडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर रिड्यूस एज ऑटो ट्रांसफॉर्मर रेशियो ए इज हाई, ठीक है। अगर ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर रेशियो हाई हो गया तो हमारा जो एडवांटेज है, जो कॉपर लॉस कम हो गया, कोर लॉसेज कम हो गया, कॉपर की रिक्वायरमेंट कम हो गया बहुत कम। तो हम ये कह सकते हैं इकोनॉमिक एडवांटेज नहीं है अगर हम ये ए को बहुत ज़्यादा लेते हैं तो ट्रांसफॉर्मर, फिर ऑटो ट्रांसफॉर्मर लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि ऑटो ट्रांसफॉर्मर तो तब भी लेंगे ना जब इस ए का मान बहुत नियर बाई वन हो, तो हमें कॉपर की कोर की सेविंग हो गई, फिर हमारे लॉसेज कम हो गए, एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई। अगर इसको मान बहुत ज़्यादा लेंगे तो फिर आप टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर ले लो, फिर तो ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर लेने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। एक देखिए कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर का एक लॉस ऑफ आइसोलेशन होता है। इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन का नाम सुना होगा, दो सर्किट होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में। तो उसमें क्या था, अगर प्राइमरी में कोई डिस्टॉर्शन आ जाता है तो वो सेकेंडरी में नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक आइसोलेशन प्रोवाइड करता है हमारा टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। क्योंकि ऑटो ट्रांसफॉर्मर में सिर्फ एक ही वाइंडिंग होती है, तो अगर मान लो किसी भी वाइंडिंग में जैसे प्राइमरी या सेकेंडरी में कोई भी प्रॉब्लम आई तो वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगी लोड पे या सोर्स पे, ठीक है। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं इन ऑटो ट्रांसफॉर्मर देयर इज लॉस ऑफ आइसोलेशन बिटवीन सोर्स एंड
लोड, सोर्स और लोड के बीच में जो आइसोलेशन टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर प्रोवाइड कर रहा था वो ऑटो ट्रांसफॉर्मर प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि एक ही वाइंडिंग है। अब ये देखिए, जैसे ये हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मर, अभी इसका ये है हमारा स्टेप डाउन, जैसे हम प्राइमरी यहाँ पे हाई वोल्टेज पे और सेकेंडरी लो वोल्टेज पे कनेक्टेड है, ठीक है। अब जैसे क्या हुआ कि यहाँ पे अगर मान लो हमारा लोड कनेक्टेड है, जैसे ये लोड कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे जैसे अगर मान लो इसकी बात करता हूँ, यहाँ पे 100 वोल्टेज मिल रहा हमने, प्राइमरी पे हमने 100 वोल्टेज लगाया, ओके, और सेकेंडरी पे मिल रहा हमें 40 वोल्ट मिल रहा है, ये लोड कनेक्टेड है। मान लो ये वाइंडिंग हमारी ओपन सर्किटेड हो गई, तो उस केस में क्या टोटल वोल्टेज हमारा 100 वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे जब ट्रांसफर हो गया तो उस केस में कि यहाँ पे जो हमारा इक्विपमेंट लगे वो 40 वोल्ट के लिए वोल्टेज रेटिंग के लिए सेट किए हुए हैं, लेकिन 100 वोल्टेज जाएंगे तो बियर नहीं कर पाएंगे, वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। और एक ये भी देख सकते हैं, जब हमारे 100 वोल्ट यहाँ पे ट्रांसफर हुए इस पे, तो यहाँ जो वाइंडिंग के इंसुलेशन है वो लो वोल्टेज के अकॉर्डिंग डिजाइन की हुई है, इंसुलेशन ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों ही केस में हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो ये क्या करते हैं कि जब ओपन सर्किट हुआ या कोई करंट नहीं फ्लो हो रही, नो लोड करंट फ्लो हो रही, तो पूरा टोटल वोल्टेज जो 100 है वो लोड के ऊपर आ जाएगा, और वो लोड के ऊपर जो भी हमारा इक्विपमेंट कनेक्टेड होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ये भी ऑटो ट्रांसफॉर्मर में प्रॉब्लम है। टोटल जो हमारा अगर कोई डिस्टॉर्शन या ओपन सर्किट हो जाती है तो टोटल सप्लाई वोल्टेज है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये अगर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हो, जैसे यहाँ पे हमने सप्लाई लगा, यहाँ पे लोड लगा, तो उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर उस केस में ओपन सर्किट हुआ बिना तो हमारा 40 वोल्ट ही मिलेगा, तो वो कोई अंडर रेटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वोल्टेज रेटिंग कम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ज़्यादा अलग आ जाए इक्विपमेंट पे तो प्रॉब्लम है। ये सिर्फ प्रॉब्लम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में होती है, स्टेप अप में नहीं होती। क्यों? क्योंकि स्टेप अप में यहाँ से 40 वोल्ट ट्रांसफर होगा, स्टेप डाउन में क्या होता है, ये 100 वोल्ट हमारे लोड पर कनेक्ट ट्रांसफर हो जाता है सोर्स सेकेंडरी साइड में, इसलिए क्या होता है कि वहाँ पे जो इक्विपमेंट कनेक्टेड है वो डैमेज हो जाएगा। एक फिर क्या होता है, इंसुलेशन मस्ट बी इंक्रीज लो वोल्टेज, यहाँ पे जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है उसमें इंसुलेशन भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ये 100 वोल्ट को बियर कर सके, इसलिए इतना इंसुलेशन चाहिए, तो वो भी ज़्यादा लगेगा। तो द इंसुलेशन मस्ट बी इंक्रीज एट लो वोल्टेज वाइंडिंग इन ऑटो ट्रांसफॉर्मर। क्या है कि ड्यू टू स्मॉलर पर यूनिट इम्पीडेंस स्मॉलर होता है इन ऑटो ट्रांसफॉर्मर एज कम्पेयर टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। तो क्या होता है, जो शॉर्ट सर्किट करंट है, ठीक है, वो ऑटो ट्रांसफॉर्मर में ज़्यादा होगी दैन टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। ये भी एक डिसएडवांटेज है। अब देखिए हम इसके एप्लीकेशंस देखते हैं। एप्लीकेशंस क्या है, जब दो डिफरेंट वोल्टेज लेवल के पावर सिस्टम है, जैसे 132 kV 230 kV, उन दोनों को आपस में कनेक्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, ऑटो ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल करेंगे। पहला एप्लीकेशन बूस्टर क्या होता है, जैसे अगर इलेक्ट्रिक ट्रेक्शन सिस्टम में देखते हैं तो वहाँ पे वोल्टेज कंपनसेशन आता है, वोल्टेज ड्रॉप आता है। जैसे मान लो 230 वोल्ट आपके घर में सप्लाई, 225 हो गया, 235 होगा, उस केस में हमारा जो लोड होते हैं घर पे लगे होते हैं वो क्या होते हैं, वोल्टेज वेरिएट करते हैं, ठीक है, वो वोल्टेज डिम की प्रॉब्लम आती है ये। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम बूस्टर लगाते हैं इलेक्ट्रिक ट्रेक्शन सिस्टम में, और वो बूस्टर जो होता है वो ऑटो ट्रांसफॉर्मर ही होता है। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर ये एप्लीकेशन और क्या है, एज ए बूस्टर फॉर लाइन ड्रॉप कंपनसेशन इन इलेक्ट्रिक ट्रेक्शन सिस्टम। फिर हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए ऑटो ट्रांसफॉर्मर इस्तेमाल किया था। तो ये क्या होता है, स्टार्टर में इस्तेमाल होता है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर पढ़ेंगे हम 3 फेज इंडक्शन मोटर में। तो एज स्टार्टिंग लार्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर इस्तेमाल स्टार्ट करने के लिए किया जाता है 3 फेज इंडक्शन मोटर को। फिर एक होता है वेरिएबल एसी, जिसे हम बोलते हैं वेरिएक इन लेबोरेटरी। जैसे अगर मान लो ब्रॉड रेंज में हमें वेरिएबल वोल्टेज चाहिए कंटिन्यूसली, तो हम क्या ऑटो ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल करते हैं। तो एज वेरिएक इन लेबोरेटरी और अदर सिचुएशन दैट रिक्वायर कंटिन्यूसली वेरिएबल वोल्टेज और ब्रॉड रेंजेस। तो ये हुई एप्लीकेशंस। फिर हमने देखे एडवांटेज डिसएडवांटेज, और अब देखे एप्लीकेशंस के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आपको ऑटो ट्रांसफॉर्मर से सभी पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। फिर भी कोई रिलेटेड क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।